बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी बच्चों, आज तीसरा लेक्चर हमारा जो कि हमारा जो मुश्किल चैप्टर है उसको हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लॉजिक। ठीक है, 2 लेक्चर्स हमने कर लिए, अब तीसरा लेक्चर होगा। और अगेन वही कहूँगा कि अगर पहले 2 लेक्चर्स नहीं पढ़े तो इस लेक्चर के पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले 2 लेक्चर्स वो पढ़ लें, उसके बाद ये, क्योंकि उन्हीं के फॉरवर्ड ये चीज़ चलती है। तो चलें इसको शुरू करते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 7 को प्रूव करना था और फिर कुछ आगे बातें हैं जो हम करके सारा कंप्लीट करके तो फिर हमने एक्सरसाइज पे जाना है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 में है क्या। प्रूव दैट फॉर एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। कहते हैं आपके पास 2 सेट्स हैं ए एंड बी और वो दोनों नॉन एम्प्टी हैं। नॉन एम्प्टी किसको कहते हैं? जो एम्प्टी नहीं है, नॉन। ठीक है, नॉन खाने वाला नॉन नहीं, नॉन एम्प्टी। ठीक है, खाली नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद होते हैं, 1 2 3 4 जितने भी होंगे। ठीक है, उनके लिए कहता है कि ये चीज़ आप प्रूव करें। अब ये चीज़ अगर आप गौर से देखें तो ये डिमॉर्गन्स लॉ है। ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। डिमॉर्गन में यही होता था, एक तरफ अगर यूनियन है तो दूसरी तरफ इंटरसेक्शन है, एंड सो ऑन। और ऊपर डैश है, डैश होता है कंप्लीमेंट। और कंप्लीमेंट कैसे लेते थे? यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर दें तो कंप्लीमेंट हो जाता था। बहरहाल अब इसको हमें प्रूव करना है। अब प्रूव करने का तरीका ये होगा कि हम उसकी एक साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड फॉर एग्जांपल, और उसको हम लेके आएंगे बराबर उसके दूसरी तरफ, और फिर उस वाली साइड को हम लेके और दूसरी तरफ लेके आएंगे। अब ये देखें जरा कैसे हम करते हैं। सो कहते हैं प्रूफ में आप ये करें कि सपोज कर लें कि कोई एक एलिमेंट है x जो a यूनियन b के डैश से बिलोंग करता है। ठीक है, जाहिर है ए यूनियन बी का जो डैश है कोई सेट होगा ना, क्योंकि देखें ए एक सेट है, बी एक सेट है, हमने उनका यूनियन लेना है यानी उनको इकट्ठा करना है, वो भी एक सेट बनेगा। फिर उसका डैश लेना है यानी कि कंप्लीमेंट लेना है, उसको यूनिवर्सल में से माइनस कराते हैं कंप्लीमेंट लेते हुए, तो वो भी तो एक सेट ही बनेगा ना। तो एक सेट है, उस सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स होंगे। तो हम सपोज कर रहे हैं कि एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो उससे बिलोंग करता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब जो अगला स्टेप हमने बनाना है, यहाँ एक बात बड़ी गौर से समझने वाली है कि जो कंप्लीमेंट होता है और जो ओरिजिनल आपका सेट होता है, असल वाला सेट और उसका कंप्लीमेंट, ये एक दूसरे के उल्ट होते हैं, रिवर्स होते हैं। अब देखें यूनिवर्सल सेट अगर हो ना 1 से लेकर 10 तक, और आपके पास अगर ए सेट हो 1 3 5 7 9, तो जब आप इसका कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो 2 4 6 आता है, क्योंकि यूनिवर्सल में से 1 3 5 को माइनस करते हैं। यानी बेसिक चीज क्या ज़हन में रखनी है? उल्ट होता है, रिवर्स होता है। बस ये याद रखें। ओरिजिनल क्या इसका, एक तो मैट्रिक्स मेरे माइंड में आ जाता है बार बार। ठीक है, ओरिजिनल जो आपका सेट है और उसका जो कंप्लीमेंट है, ये एक दूसरे के रिवर्स है, ये आपने ज़हन में बिठाना है। तो अब जब हम कह रहे हैं कि x बिलोंग कर रहा है उसके कंप्लीमेंट से, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि x डज नॉट बिलोंग टू उसके कंप्लीमेंट के बगैर ए यूनियन बी। अब देखिए आप कंप्लीमेंट नहीं लिया, उसका उल्ट कर लिया ना कि भाई x अगर कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो x उसके बगैर कंप्लीमेंट वाले से बिलोंग नहीं करेगा। फिर तो x डू नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। अब यहाँ पे डैश नहीं है। ठीक है, अब अगर x बिलोंग नहीं करता a यूनियन b से, तो मतलब क्या हुआ कि x a से भी बिलोंग नहीं करेगा, x b से भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के जो यूनिवर्सल सेट यूनियन करके जो सेट बनाया है उसमें x नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ना a में है ना b में है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो होना चाहिए ना ताकि वो उनके यूनियन में आए। तो यूनियन में है ही नहीं है, तो फिर ना ए में है ना बी में है। तो ये तीसरा स्टेप हमारा ये बनेगा कि दोनों में ही नहीं है। अब यहीं से जब अकेले के लिए ये हो गया ना ए और बी, अब यहीं से वापस उनके कंप्लीमेंट में जाए। अगला जो चौथा स्टेप है, देखें हम क्या कर रहे हैं कि x बिलोंग्स टू ए डैश। अब ऊपर हमने कहा था ए से बिलोंग नहीं करता x, तो फिर ए डैश से बिलोंग करेगा, क्योंकि ए डैश उसका कंप्लीमेंट है। क्योंकि असल ए और ए डैश दोनों का देखिए रिवर्स प्रोसेस है। ए से अगर बिलोंग नहीं कर रहा तो फिर ए डैश से जरूर करेगा, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ इधर भी हमने दूसरी तरफ यही करना है कि x डज नॉट बिलोंग टू बी का मतलब ये होगा कि x बिलोंग्स टू बी डैश, उनके कंप्लीमेंटों से बिलोंग करता है। अब कंप्लीमेंटों के अंदर वो मौजूद है, ए डैश के अंदर भी x है, बी डैश के अंदर भी x है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि x जो है उनके वो क्या कहते हैं इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करता है। इंटरसेक्शन क्या चीज़ होती थी कि भाई एक सेट में और दूसरे सेट में दोनों में जो चीज़ कॉमन होती है वो इंटरसेक्शन होता है।
तो फिर x दोनों में मौजूद है ना, तो फिर उनके इंटरसेक्शन में भी वो चीज आएगी। 9 उधर भी है, 9 उधर भी है, तो जो इंटरसेक्शन लेंगे उसमें 9 आएगा, तो x जो है उनके इंटरसेक्शन में आ गया। तो देखें यहां से हम चले थे, एक साइड हमने ली A यूनियन B का डैश और बताया जी x वहां से बिलोंग करता है, और एंड कहां पे ले आए कि x जो है उनका A डैश इंटरसेक्शन B डैश से भी बिलोंग करता है। तो जब x दोनों से बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर वाला सेट है हमारा, वो जो नीचे वाला है उसके वो सबसेट है। सबसेट क्या होता था कि जो एक बड़ा सेट होता है उसमें से कुछ एलिमेंट लेके एक सेट बनाया जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे प्रूव कर देंगे कि हमारा ये जो ऊपर वाला A यूनियन B का डैश है वो इस नीचे वाले A डैश इंटरसेक्शन B डैश का सबसेट है, वो हमने यहाँ पे लिख देना है। ये हमारा आधा सवाल यहाँ पे होगा कि हमने A यूनियन B के डैश को प्रूव किया कि वो सबसेट है A डैश इंटरसेक्शन B डैश का। सबसेट को शो कराने के लिए ये वाली अलामत हम लगाते हैं ऐसे, ये देखें ये दरमियान में उनके हमने ये वाली अलामत यूज की हुई है। अब ये आधा हुआ है, अब यही आधा हमने दोबारा प्रूव करना है। अब हम इस साइड को लेंगे, ठीक है, ये जो A डैश इंटरसेक्शन B डैश है इसको लेके और इसको हम साबित करेंगे कि ये दूसरे वाले का सबसेट है। तो फिर जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे तो फिर बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हमें साबित करनी है। आप देखें जो अगला आधा पार्ट है, कहता है नाउ सपोज दैट y बिलोंग्स टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। अब यहाँ y ले लिया क्योंकि ऊपर वाला जो पार्ट किया उसमें हमने जो एलिमेंट लिया था वो x लिया था। अब एक नया एलिमेंट ले लेते हैं y, तो y जो है A डैश इंटरसेक्शन B डैश से बिलोंग करता है। अब बिलोंग करता है अगर दोनों से, तो फिर मतलब यही हुआ कि दोनों के अकेले अकेले से भी बिलोंग कर रहा है, A डैश से भी कर रहा है, B डैश से भी कर रहा है। ये बात हमने ऊपर कर ली क्योंकि इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन में एक जैसी चीज आती है। अब इसी का देखें फिर उल्ट पे आएंगे, जैसे ऊपर भी हमने उल्ट किया था कि जब वो अगर A डैश से बिलोंग कर रहा है तो फिर मतलब ये हुआ कि असल जो A था उससे बिलोंग वो नहीं कर रहा क्योंकि उसके कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है। तो फिर A से भी बिलोंग नहीं कर रहा और Y B से भी बिलोंग नहीं कर रहा जैसे ऊपर लिखा है। तो जब दोनों से बिलोंग नहीं कर रहा तो फिर मतलब ये हुआ कि दोनों के यूनियन से भी बिलोंग नहीं करेगा। यूनियन में हम A और B को इकट्ठा करते हैं, तो ना वो A में है ना वो B में है, तो जब उनको इकट्ठा करेंगे तो इकट्ठा भी कहाँ से आ जाना है उसने, जब है ही नहीं है। तो फिर हम ये वाला स्टेप पे आ जाएंगे कि Y डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B, ठीक है। और जब हाँ अब यहाँ से फिर रिवर्स कि जब वो A यूनियन B से बिलोंग नहीं करता तो फिर किससे बिलोंग करता होगा, A यूनियन B के डैश से बिलोंग करता होगा, क्योंकि उसका उल्ट जाना है कि यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा, यहाँ पे बिलोंग करवा दें क्योंकि अब हमने ऊपर डैश शो करा दिया, ठीक है। अब यहाँ देखें फिर दोबारा दूसरी साइड पे आ गए, तो जो लेट की थी चीज ये वाली, ये हमारा सबसेट हो जाएगा इस वाली चीज के। तो हम लिख देंगे कि A डैश ये वाला जो है वो सबसेट हो गया है दूसरे वाले का। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बनी थी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनी है। तो अब हम कह देंगे कि दोनों चूंकि एक दूसरे के सबसेट्स हैं तो इसलिए ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये जरा प्रूफ था, थोड़ा सा मुश्किल था, बाकी सवालों से ज़्यादा ही मुश्किल है ये वाला, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा ज़रा बार बार देखेंगे तो, क्योंकि असल में मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ कि अब चूंकि इसमें हैं ही प्रूफ्स तो पेपर में आने के चांसेस इनके ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें इसकी एक्सरसाइज भी एक ही है, तो इसलिए एग्जाम्पल्स भी आपको इसकी आनी चाहिए। चलें जी, अब थोड़ा पढ़ने वाली चीज़ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा समझ लें आसान चीज़ पे आ जाते हैं, क्योंकि इसने ऊपर वाले सवाल ने तो सही प्रॉपर घुमाया है, ठीक है। क्योंकि मुझे भी एक्सप्लेन करते हुए बाज़ का मुझे लग रहा था कि मे भी आप लोगों को समझ ना आए, लेकिन चलें वो 2-4 दफ़ा करने से समझ आ जाएगी। वी हैव एक्सप्लोर्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हमने पीछे पढ़ी, लॉजिक्स की सारी स्टेटमेंट होती हैं और P और Q उनके नाम रख रहे होते हैं, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग प्रूफ्स, और उनके प्रूफ्स भी हमने पीछे देखे कि एक स्टेटमेंट है तो उसको प्रूव हम कैसे कर रहे हैं। वी विल नाउ मूव ऑन टू अ मोर एडवांस कंसेप्ट, कहता है इससे आगे वाले अब कंसेप्ट पे हम जाते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट थे कि स्टेटमेंट है उसको हम प्रूव कर रहे हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, थ्योरम्स। ये थ्योरम्स जो है अगेन वही बात है, पिछली 9th का सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा थ्योरम्स थे, ठीक है, यहाँ पे थोड़े ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। तो कहता है उस थ्योरम्स की तरफ हम जाते हैं। अब थ्योरम की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे हमें वो बताएगा। अ थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब ज़ाहिर ये भी एक मैथ की स्टेटमेंट है, मैथ की एक बात है। जैसे आम एक सेंटेंस लिखा जाता है तो ये मैथ का एक सेंटेंस होगा, मैथ की कोई बात होगी। मैथमेटिकल स्टेटमेंट है दैट हैज बीन प्रूव्ड, जिसको प्रूव कर लिया गया है, प्रूव हो चुकी है, ट्रू उसको प्रूव कर लिया है, बेस्ड ऑन द प्रीवियस नोन फैक्ट, जो पहले से हमें फैक्ट्स का पता था, पहले से पता था, हमें पहले से पता है कि जमीन रोटेट कर रही है,
ठीक है, तो उसका पहले से ही प्रूफ उससे बन जाता होगा। तो पहले से जो हमें इंफॉर्मेशन पता है उसकी बेस पे हम जो है इसको कह देते हैं कि हाँ जी ये बात जो है वो सही है, वो प्रूव हो जाती है। और उसके एग्जाम्पल्स देखें, वो नीचे में बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम। अब पहला थ्योरम क्या है? द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? चार कोनों वाली साइड को। चार कोने हों तो सारों का जो एंगल्स का सम है चारों का, वो हमेशा 360 होता है। और ये जो कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कई दफ़ा हमने इसको किया भी होगा, तो अगर ये बात हमारे सामने आती है कि भाई ऐसे है, तो हम कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। हमने उन सवालों को 8वीं में किया हुआ है, 7वीं में कहीं किया हुआ है, या मैं एज ए टीचर जो है मैंने कई दफ़ा इसको प्रूव किया होगा। ठीक है, तो वो डेफिनेटली मुझे पता है। प्रीवियस नॉलेज जो है वो हमें बताएगा कि ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। इसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 360 होता है, डेफिनेटली होता है। ठीक है, और भी थ्योरम्स उसने दिए हैं, उनके डिफरेंट नाम हैं। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक होती है जो प्लस माइनस वगैरह करते हैं ना, उसका एक बुनियादी थ्योरम। कौन सा थ्योरम है? एवरी इंटीजर, कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 ग्रेटर देन 1 से बड़ा 2 3 4 5, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड, उसको कहते हैं शो कराया जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ ज़रब। प्रोडक्ट ज़रब होता है मल्टीप्लाई ऑफ प्राइम नंबर्स। दो प्राइम नंबरों के मल्टीपल के तौर पे उसको शो कराया जा सकता है किसी भी नंबर को। अब जैसे 4 है, 4 जो है 1 से बड़ा नंबर है ना, तो 4 को हम कहते हैं 2 × 2, 2 जो है प्राइम नंबर है। 6 होगा तो 6 को हम लिखते हैं 2 × 3। ठीक है, 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर। तो कहता है 1 से बड़े जितने भी नंबर्स होते हैं उनको दो प्राइम नंबरों के प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकते हैं। तो आप ये देखें, करते जाएं, आपको नजर आता जाएगा कि हाँ हर दफा ये बात सही है। ठीक है, कोई भी नंबर ले लें, उसको वो जो प्राइम नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट की शक्ल में आप लिख सकते हैं। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 तो मैंने वैसे कह दिया। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स, और ये हम करते भी हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। वो लिख के एक नंबर 60 है तो 60 लिख के ऐसे 2 लाइनें लगा के, जिसको बच्चे कहते हैं जी ज़वाफ़िक़ल हम कर रहे हैं इस तरह का। तो बहरहाल ये हम ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ये भी हमें पहले से पता है कि हाँ वाकई उसके हम प्राइम फैक्टर्स बना सकते हैं। एक और थ्योरम वो दे रहा है, फर्मेट्स लास्ट थ्योरम। कहते हैं देयर आर नो 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। कहता है 3 नंबर जो है ना ABC, कोई 3 नंबर ऐसे नहीं हो सकते विच सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस वन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यानी तमाम नंबर्स इस मसावात को हल नहीं कर सकते। अब ये एक बहुत पुराना और ये मशहूर थ्योरम है। अब देखें यहाँ अगर आप 2 पावर ले लेते हैं ना, ठीक है, और 1 पावर भी ले, मतलब A की पावर 1 है, अभी मैं लिखा नहीं जाएगा मेरे से, A की पावर 1 B की पावर 1, तो जाहिर है वो दोनों कोई नंबर होंगे, ऐड होके वो C की पावर 1 को एक नया नंबर बन सकता है। लेकिन अगर आप 2 पावर लेते हैं तो 2 पावर ये आपका पाइथागोरस थ्योरम बनता है, A² + B² = C², मसला फिसागोरस। लेकिन कहता है जब 2 से आगे जाते हैं ना, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। 3 लगाएं, 4 लगाएं, 5 लगाएं, वो आपसे बनेगा ही नहीं। ये देखिए नीचे उसने थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। One of the famous theorem was named after the 17th century French mathematician पेरे फर्मेट। तो पेरे फर्मेट का ये वाला थ्योरम है, ये जो ऊपर उसने लिखा हुआ है, बहुत मशहूर थ्योरम है। कहता है लेट्स एग्जामिन फर्मेट्स लास्ट थ्योरम फॉर स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ n। ये आगे उसने यही बताया हुआ कि अगर n की वैल्यू 2 हो तो फिर ये आपका पाइथागोरस थ्योरम बन जाता है, विच डज हैव द सॉल्यूशन। ज़ाहिर इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। दिस इज द वेल नोन पाइथागोरस थ्योरम। हो गया, आगे चलते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। नाउ लेट्स एग्जामिन द स्टेटमेंट फॉर n = 3। जो मैंने आपको बताया कि अगर n की जगह 3 लगाते हैं, इस n की जगह पे अगर आप 3 लगाते हैं, द स्टेटमेंट बिकम्स A की पावर 3 + B की पावर 3 = C की पावर 3। कहता है आफ्टर सेंचुरीज ऑफ सर्चिंग, कहता है वो कई 100 साल लगने के बाद भी, इतना वर्कआउट होने के बाद भी, नो सच इंटीजर सोल्यूशन हैज बीन फाउंड। तो कहता है कोई एक सिंगल नंबर नहीं मिल सका जिससे दोनों साइडें हम बराबर ले आए। कहता है जैसे 3 पावर लेंगे ना, तो 3 की पावर 3 27 होता है, 4 की 3 64 होता है, प्लस होके 91 आता है। 5 की पावर 3 है तो 125 हो जाता है। दोनों साइडें बराबर नहीं आएंगी। ठीक है, इसी तरह 4 पावर लें फिर भी बराबर नहीं आएंगी। तो कहता है वो प्रूव करना बड़ा मुश्किल है कि ये दोनों साइडें बराबर आ जाए। ऐसा नंबर कोई और ले लें आप, ठीक है ना, 2 के साथ तो बराबर आ जाता है, लेकिन 2.1 2.2 2.12, कहता है कोई ऐसा नंबर ढूंढे। तो ये साइंटिस्ट जो है बड़ी देर तक ये लगे रहे कि कोई ऐसा नंबर हमें मिल जाए। और यहाँ देखें उसने बताया हुआ है कि ये जो 1993 के अंदर ये जो एंड्रयू वाइल्स है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का बंदा,
इसने जनाब ये फिर प्रूफ करके दिया था, और ये देखें उसने लिखा हुआ है ओवर 7 years, 7 साल से ज़्यादा टाइम लगा था उसको इसको प्रूफ करने के लिए। और वो प्रूफ जब उसने किया था तो 7 साल से ज़्यादा टाइम लगा, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, ठीक है, इतना ज़्यादा वो लिख लिख के कहाँ जाके फिर उससे वो प्रूफ हुआ था। तो बहरहाल कहता है कि इस तरह से हमारे ये थ्योरम्स डिफरेंट तरह के होते हैं। आगे चले, अब यहाँ पे एक नई चीज़ आ रही है जिसको कहते हैं कंजक्चर। अब कंजक्चर क्या चीज़ है? अ कंजक्चर इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब ज़ाहिर ये भी डेफिनेशन है कि ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, और हाइपोथेसिस भी इसको कहते हैं। हाइपोथेसिस बेसिकली नजरिया होता है किसी बात के मुतल्लिक, एक हमारा ख्याल होता है कि ये चीज़ ऐसे होगी। हाइपोथेसिस है दैट इज बिलीव्ड टू बी ट्रू, जिसको हम समझते हैं कि ये सही है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, जो हम अपना मुशाहिदा वगैरह करते हैं, देखते हैं चीज़ को, बट हैज़ नॉट येट बीन प्रूव्ड, लेकिन उसको हमने प्रूव अभी तक नहीं किया। इसकी बेहतरीन मिसाल थी न्यूटन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये 1940s में उसने ये थ्योरी दी थी, और उस टाइम जो थ्योरी जब इसने दी तो वो जनाब लोग कहें ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये तो बिल्कुल ही पागलपन दिखा रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता साइंसदानों को बिलीव होना शुरू हो गया था कि ये सही है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होल्ड करती है। और उसको होल्ड करने वाली चीज़ को फिर उन्होंने बार बार फिर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और अब तक जो है एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। और वो न्यूटन की जो आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रूव होती जा रही है, ठीक है। तो हमें पता है कि वो चीज़ ट्रू है, ठीक है। ब्लैक होल्स मौजूद हैं, ब्लैक होल के अंदर एनर्जी जो है वो रोशनी भी कैप्चर हो जाती है, ठीक है। इन चीज़ों का पता है, लेकिन उसको प्रूव करना भी फिलहाल मुश्किल हो रहा है। तो जब तक प्रूव नहीं होता तो तब तक के लिए जो बात है हमें लग रहा है कि सही है, वो हाइपोथेसिस होगी, वो कंजक्चर होगा। यानी अभी उसका प्रूव होना जो है वो बाकी होगा। हमारी स्टेटमेंट होगी और हमें लग रहा होगा कि सही है, लेकिन अभी प्रूफ जो है वो पीछे मौजूद है। इसको हम कहते हैं इन मैथमेटिक्स कंजक्चर्स ऑफन सर्व एज हाइपोथेसिस। इसको हाइपोथेसिस कहते हैं, यानी मफरूजा। हाँ, एग्जैक्ट वर्ड ही है मफरूजा। एंड इफ अ कंजक्चर इज प्रूवन टू बी ट्रू, और अगर वो प्रूव हो जाए कि हाँ ये बिल्कुल सही है, इट बिकम्स अ थ्योरम, तो वो थ्योरम बन जाता है। क्योंकि जब प्रूव हो गया तो फिर थ्योरम है। अभी तक प्रूव नहीं हुआ तो फिर क्या है, कंजक्चर या हाइपोथेसिस। जब प्रूव हो गया तो थ्योरम हो गया। कन्वर्सली इसी का कहता है उल्ट अगर आप चलें, इफ एविडेंस इज फाउंड दैट डिसप्रूव्स इट, यानी अगर ऐसा मतलब हमें नताइज मिल जाते हैं जो लगता है कि जो बात कही गई थी वो सही नहीं है, ठीक है, उसके अपोजिट हमें वो चीज़ प्रूव हो रही है, द कंजक्शन इज शोन टू बी फॉल्स, तो फिर हम कह देते हैं भाई ये स्टेटमेंट गलत थी, ये फॉल्स है। हेयर इज अनदर वेल नोन स्टेटमेंट, कहता है एक और स्टेटमेंट है हमारे पास बड़ी मशहूर, दैट हैज़ गेन्ड एनफ रिकॉग्निशन टू बी नेम्ड, कहता है बहुत मशहूर है ये। फर्स्ट प्रपोज इन द 18th century बाय द जर्मन मैथमेटिशियन क्रिश्चियन गोल्डबक, जैसे भी कहें। इट इज नोन एज गोल्डबक कंजक्चर। अब ये है क्या, ये स्टेटमेंट है, एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2, कहता है जो भी इवन इंटीजर होता है, इवन होते हैं जो 2 के पहाड़े पे डिवाइड होने वाले, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो कहता है जो 2 से बड़े वाले इवन इंटीजर्स हैं, इज अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, जो पीछे भी मैं बात कर रहा था कि वो 2 प्राइम नंबर्स का सम हो सकता है। 2 प्राइम नंबरों को जमा करें तो वो इवन होता है। अब देखिए इसके प्रूफ में वो कहता है वी मस्ट एग्री दैट द कंजक्शन इज ईदर ट्रू और फॉल्स। या तो जाहिर है वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, एक ही काम हो सकता है। इट अपीयर्स टू बी ट्रू, ये लग रहा है कि ये ट्रू होगा बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस, जो हमें एविडेंस सबूत मिल रहे हैं, ठीक है ना। वो जैसे अभी मैंने 10 का करके दिखाया, या 12 का करके करोगे तो 12 का भी जो है वो 2 प्राइम नंबर्स को आप ऐड करके वो कर सकते हैं, एंड सो ऑन। एज मैनी इवन नंबर्स ग्रेटर देन 2 कैन इंडीड बी रिटन एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। वो एग्जांपल्स भी दे रहे हैं, जैसे 4 है तो वो 2 + 2, देखें दोनों प्राइम नंबर है। 6 है तो 3 पर 3 लिख सकता है। 12 है तो वो 5 + 7 लिख सकते हैं। तो 2 प्राइम नंबर्स को प्लस करके ही वो इवन नंबर बन रहा है। तो जितना मर्जी करते जाए वो आता जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आपके पास नंबर्स जो है वो इनफाइनाइट होते हैं। आप हमेशा 100% के हिसाब से नहीं कह सकते आंसर, क्योंकि गिनती कहाँ जाके खत्म होती है, खत्म ही नहीं होती। मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस और उससे आगे भी कहाँ। तो मे बी कोई नंबर ऐसा हो जो हमारी रेंज में नहीं है और उनको हम करें तो वो प्राइम नंबर्स ना बनते हों। एग्जैक्ट नहीं कह सकते ना, लेकिन जहाँ तक गिनती हमारी जाती है वहाँ तक तो हम कह रहे हैं कि हाँ वाकई ये ऐसा होता है।
लेकिन अगेन 100% नहीं कह सकते, तो ये प्रूव नहीं हम कर सकते उसको, तो ये वो बात करेगा कि ये चीज़ नहीं होती। द कंजक्शन वुड बी प्रूवन फॉल्स, कहता है ये फॉल्स हो सकता है इफ सच अ नंबर इज फाउंड, अगर कोई बहुत दूर जाके हमें इस तरह का कोई नंबर मिल जाए, डिस्पाइट एक्सटेंसिव एफर्ट्स, कहता है बहुत ज़्यादा काम करने के बाद भी, और ये कहता है 260 साल लगने के बाद भी, नो प्रूफ हैज़ बीन फाउंड, अभी तक कोई हमने जो है वो प्रूफ इसका नहीं बनाया, डिटरमाइन वेदर द कंजक्शन इज ट्रू और फॉल्स, कि ये जो कंजक्चर हमने बनाया हुआ है ये ट्रू है या फॉल्स है। ज़ाहिर है ऐसे हो सकते हैं ना, क्योंकि बहुत हाई लेवल पे जाकर कोई नंबर हो सकता है, तो इस तरह से करके ये बनता है। तो ये बात वो बता रहा है कि ये जो हमारा कंजक्चर है ये बेसिकली क्या होगी, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी और उसको अभी प्रूव करना बाकी होगा। अगर तो वो पहली प्रूव नहीं होती, अभी वैसी पड़ी हुई है, तो उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। कंजक्चर कह लें या हाइपोथेसिस कह लें, अभी प्रूव होनी बाकी है। जब हमारी प्रूव हो जाती है कि जी ये ट्रू है तो वो थ्योरम बन जाता है, और अगर वो प्रूव नहीं होती तो हम कह देते हैं कि ये स्टेटमेंट ही फॉल्स है, ये कंजक्चर ही फॉल्स है। और जाहिर है वो साथ उसने एग्जांपल दे के बताया है, ये जो गोल्डबर्ग कंजक्चर है कि वो इस तरह का भी कंजक्चर हो सकता है जो अभी तक हम साबित नहीं कर पाए कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो इस तरह की चीज़ भी हो सकती है। तो ये सारा समराइज मैंने आपको इसका कर दिया। अब उसके बाद आता है लास्ट में ये एक्सियम भी होते हैं। अब ये एक्सियम क्या चीज़ है, ये भी डेफिनेशन है, डेफिनेशन आ सकती है पेपर में। एंड एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट है, दैट वी बिलीव टू बी ट्रू, जिसके मुतालिक हमारा यकीन है, बिलीव है कि वो ट्रू है, विदाउट एनी एविडेंस, जिसके लिए हमें किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, आर रिक्वायरिंग एनी प्रूफ, या उसके लिए कोई हमें प्रूफ चाहिए हो, यानी इसके लिए प्रूफ की तरफ जाना ही नहीं है, पहले से ही हमें पक्का पता है, 100% पता है कि ये ऐसे ही होता है। इन अदर वर्ड्स दीज स्टेटमेंट आर बेसिक फैक्ट, ये बुनियादी हकायक होते हैं, दैट फॉर्म द स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि इससे ऑनवर्ड फिर हम बाकी चीज़ें करते हैं। और ये कुछ अगेन उसने एक्सियम्स लिखे हुए हैं, मसलन एक एक्सियम लिखा, थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन पास, अगर एक नुक्ता कहीं पड़ा हुआ हो जैसे ये मैंने बनाया है, तो कहता है इसके अंदर से गुजरती हुई वो लातदाद लाइनें जो है आप इसकी ड्रा कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ऐसे हो सकता है, करते जाएं, ये बेसिक फैक्ट है, ये चेंज नहीं हो सकता, इसको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इसको हम एक्सियम कहेंगे। एक्सियम की भी उसने कुछ किस्में बताई हुई हैं, यूक्लिडियन एक्सियम है, कहता है स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन जो है, कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ये हमने पीछे चैप्टर पता नहीं कौन सा था उसमें पढ़ा था कि दो नुक्ते हो ना, पॉइंट हो आपके पास, तो दो नुक्तों में से गुजरती हुई एक ही लाइन आप उसमें से ड्रॉ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक ही करती है, जितना मर्जी जोर लगा लें, स्ट्रेट लाइन एक ही बन सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकती। पीनो एक्सियम है, एवरी नेचुरल नंबर हैज़ अ सक्सेसर, कोई भी नंबर होगा उससे अगला एक नंबर ज़रूर होगा। डेफिनेटली अगर 10 है तो उससे आगे 11 है, 1001 है तो उससे आगे 1002 है, तो हर नंबर का एक सक्सेसर कहते हैं उससे आगे वाला, प्रीडिसेसर होता है उससे पीछे वाला, तो हर नंबर का एक आगे वाला नंबर है, एक पीछे वाला नंबर है, विच इज़ आल्सो अ नेचुरल नंबर। ठीक है। एक्सियम ऑफ एक्सटेंशनैलिटी, ये क्या है, टू सेट्स आर इक्वल, अगर दो सेट इक्वल होते हैं इफ दे हैव द सेम एलिमेंट, उधर भी ABCD है इधर भी ABCD है, दोनों सेट बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि उनके एलिमेंट एक जैसे हैं, तो ज़ाहिर ये भी फैक्ट है, हमें पता है। और एंड पे ये कह रहे हैं एक्सियम ऑफ पावर सेट, एनी सेट हैज़ अ सेट ऑफ ऑल इट्स सबसेट, कहता है एक सेट अगर हो और उसके जितने भी हम सबसेट बनाते हैं उन सब को एक बड़े से सेट के अंदर ले आते हैं तो उसको हम उसका पावर सेट कहते हैं। तो किसी भी सेट का पावर सेट बनाया जा सकता है, तो ये भी प्रूवन है, ये ओके चीज़ है। तो ये एक्सियम समझ आ गया कि इसमें हमें पहले से ही हर चीज़ का पता होता है, इसकी प्रूफ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ले जी, अब हम सवालों पे भी आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है। अब यहाँ देखें किस तरह से वो प्रूव करेगा, बड़ा मज़ेदार कंसेप्ट है, तरीका उसका। कहता है साबित करें, प्रूव करें कि A/B + C/D इक्वल होता है AD + BC/BD। अब देखें इससे ये कैसे बनाया उसने बेसिकली इसका एलसीएम लिया, इस वाली चीज़ का जब जवाब कर लेते हैं ना, एलसीएम लेते हैं, तो ऑटोमेटिक ये चीज़ बन जाती है। अब हम ज़ाहिर है रूटीन में अपने स्टेप बनाते हैं और आंसर 2-3 स्टेप बना के कहेंगे दो जी बराबर आ गया, लेकिन ज़ाहिर है उस तरह से नहीं करना। अब किस तरह से करना है, कैसे एक एक वो कहते हैं चुनने से स्टेप जो है वो बनाने पड़ेंगे। अब वो देखें ज़रा किस तरह से वो प्रूव करवाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ये वाली, ठीक है, इस वाली साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को लेके, तो ये देखें उसने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड A/B + C/D।
अब देखें, अब हमने पहला स्टेप क्या करना है, a ओवर b के साथ मल्टीप्लाई में 1 लगा लिया, c ओवर d के साथ ही मल्टीप्लाई में 1 लगा लिया। मल्टीप्लाइड बाय 1 किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज वही रहती है ना। तो ये क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, चैप्टर नंबर 1। अब देखें, जो चैप्टर नंबर 1 में अगर हम वो पढ़ के आए हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हैं, वो प्रॉपर्टीज यहाँ अप्लाई कर रहा है वो चैप्टर नंबर 1 की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिशन की आइडेंटिटी एंड सो ऑन, वो सारी प्रॉपर्टीज वो यहाँ लगाएगा। तो पहला काम हमने क्या किया, दोनों चीजों को मल्टीप्लाइड बाय 1 कहा और साथ बता दिया कि यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज हुई है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 1 है, अब जरा गौर करना है, ये जो 1 है इसकी जगह पे हम लिख रहे हैं d इंटू 1 ओवर डी। 1 की जगह पे d इंटू 1 ओवर डी। d क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखें हमने जो प्रूव करना है उसमें a के साथ d है, तो फिर a, ये जो a ओवर b है यहाँ कहीं d आना चाहिए ना। तो फिर इस पहले 1 की जगह d इंटू 1 ओवर डी, और ये जो आगे वाला 1 है उसकी जगह b इंटू 1 ओवर b लिखेंगे, क्योंकि देखें आगे वाले में हमें b चाहिए। तो इस तरह से पहले d आगे b, 1 की जगह पे d इंटू 1 ओवर डी, क्योंकि देखें dd कट जाता है वापस 1 आ जाता है। और ये क्या चीज है कि ओरिजिनल d था तो उसका इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर डी उसका साथ लिखा है। तो ये देखें साथ लिखेंगे हम कि अब हमने क्या किया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका उसके साथ लिखा है। ये लाइनें लूने ज्यादा ही मैंने लगा दी हैं, ठीक है। तो d इंटू 1 ओवर डी लिखा, b इंटू 1 ओवर b लिखा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। तो ये स्टेप हमारा ये बन गया। अब अगला स्टेप क्या होगा कि d जो है ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करवा दे, d 1 ज़ा d, यानी हो जाएगा d ओवर d, इधर हो जाएगा b 1 ज़ा b ओवर b। तो यहाँ हमने क्या किया है कि a इंटू 1 ओवर b होता है a ओवर b के बराबर। ये हमने कंडीशन उसकी लगाई है कि भाई a अगर ऐसे 1 ओवर b से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो a ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हमारा d जो है ये अपने ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है, इसी तरह b भी अपने ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हमने उसको d ओवर d और b ओवर b कर दिया, ये इस स्टेप पे पहुंच गए। अब जब इस स्टेप पे पहुंचे हैं तो ये जो d ऊपर वाला a के साथ d ने अटैच हो जाना है, b के साथ d ने अटैच हो जाना है, ठीक है। ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई, उस तरह से। और ये भी जाहिर है कि ये कौन सा रूल है, रूल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का रूल है। ये फ्रैक्शंस है ना, बटे वाली चीज को फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये बटे वाली चीज है ना, a ओवर b इज d ओवर d, ओवर वाली चीज है। तो ओवर वाली चीजों का फ्रैक्शन का ये रूल है कि ऊपर वाली से, नीचे वाली से। तो फिर हम यहाँ पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पहुंच जाएंगे तो अभी भी हम बहुत दूर हैं, हमें ये चीज बनानी है, ठीक है। तो अब नीचे एक जैसा कोई किसी तरह से करना पड़े। अब देखें इसके भी नीचे BD है, उसके भी नीचे BD है, ठीक है। तो लेकिन अभी भी देखें थोड़ा सा फर्क है, ये BD है, ये DB है। तो इस अगले स्टेप सिर्फ ये होगा कि इस DB को BD बनाएं। तो ये देखें अगले स्टेप में ये इस DB को BD बनाया है, और ये कहाँ यहाँ बताएंगे, ये कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ अगर हमने पहले में पढ़ा हो ना तो वो कहता है a इंटू b इज इक्वल टू b इंटू a, यानी डायरेक्शन चेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ हमने यही किया है, ये जो DB था उसकी जगह BD, डायरेक्शन चेंज कर दी, तो ये कम्यूटेटिव लॉ है, वहाँ पे हम साथ ये लिखेंगे। ओके, अब ये हो गया, सीधे हो गए। अब जब सीधे हो गए हैं तो ये देखें इनको कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। यानी AD अलहदा कर दिया इंटू 1 ओवर BD अलहदा कर दिया, इसमें से ये जो ओवर वाला BD अलहदा कर दें, ऊपर 1 लगा दें। इसी तरह इसका जो BD है इसको भी अलहदा कर दें, BC को अलहदा कर दें, उसको अलहदा कर दें, ठीक है। और फिर क्या करना है, ये जो 1 ओवर BD आया, ये वाला और ये वाला 1 ओवर BD, ये कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये देखें हमने ये जो 1 ओवर BD है बाहर निकाल दिया, ये देखें यहाँ पे, और ये पीछे क्या रह जाएगा, AD और BC और दरमियान में प्लस। ये देखें AD और BC और दरमियान में प्लस, वो लिख दिया। और ये जो क्या अब ये अकेला ओवर में है तो अब उसके नीचे ओवर में ले आएंगे। तो ये ऐसे करके हमें ये बनाना पड़ेगा, तो फिर ये दूसरी राइट हैंड साइड जो ये प्रूव होती है। लो जी, अब ये थ्योरी का लास्ट वाला टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं और इसके साथ 2 थ्योरम इसके प्रूव सवाल और हैं वो भी कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह यहाँ से आगे चलेंगे। तो अब ये कहता है डिडक्टिव प्रूफ। अब डिडक्टिव, इंडक्टिव और डिडक्टिव शुरू में पढ़ा था हमने कि उस पर रिवर्स जाते हैं। अब देखें जरा, कहता है एज डिस्कस्ड अर्लियर डिडक्टिव रीजनिंग इज अ वे, कहता है ये जो डिडक्टिव सोचने का अंदाज है ये एक तरीका है ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स, रिजल्ट निकालने का, फ्रॉम प्रेमिसेस बिलीव, जो पहले से हमें चीज़ों का पता होता है वहाँ से हम रिजल्ट बनाते हैं टू बी ट्रू। इफ द प्रेमिसेस आर ट्रू, यानी कि जो पहले से बातें पता है वो अगर सही हैं, देन द कंक्लूजन मस्ट आल्सो बी ट्रू, तो जो हम जो रिजल्ट
रिजल्ट निकाल रहे हैं वो ट्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हमने उस टाइम भी पढ़ी थी पहले लेक्चर में, ऑल ह्यूमन बींग्स नीड टू ब्रीथ। अच्छा, ये एग्जाम्पल वो वाली नहीं है, नई आ गई है। ऑल ह्यूमन बींग्स, तमाम इंसान जो हैं, नीड टू ब्रीथ टू लिव, सबको जिंदा रहने के लिए सांस लेनी पड़ती है। अभी हमें पहले से पता है तमाम जिंदा चीजें सांस लेती हैं, ऐसे सांस ऑटोमेटिकली हर जिंदा चीज ले रही है, लेनी पड़ेगी उसको जिंदा रहने के लिए। सो ये पहले से बिलीव हमारा, ये प्रीमिस है। अहमद इज अ ह्यूमन, अब ये हमारा आगे से स्टेटमेंट है, मफरूजा है कि अहमद चूंकि एक ह्यूमन है और तमाम ह्यूमन बींग्स को सांस लेना पड़ता है, अहमद इज अ ह्यूमन, देयरफॉर अहमद इज आल्सो ब्रीथिंग टू लिव, अहमद भी ब्रीथिंग कर रहा होगा, सांस ले रहा होगा। तो इसको हम कहते हैं डिडक्टिव प्रूफ, पहले से एक चीज का पता होने के बाद उसको यूज करते हुए अपना एक रिजल्ट बना लेना, ठीक है, एंड सो ऑन। अब ये इसका जो प्रूफ्स हैं वो जरा देख लें। अब प्रूफ नंबर 1 है कि भाई x+1 का होल स्क्वायर प्लस 7 जो है वो x² + 2x + 8 के बराबर होता है। और नॉर्मल रूटीन में हमने ये करना था, x+1 का होल स्क्वायर खोल लेना था, a² b² 2ab, और उसको 7 में ऐड करना था, ऑटोमेटिकली 2-3 स्टेप में ये आंसर बन जाता है। लेकिन अब प्रूफ देखें कैसे हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड को लिया हमने, ये लिख लिया। अब देखें यहाँ x+1 के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब होता है वो चीज 2 दफा है, तो हम अगले स्टेप में ये करेंगे कि उसको 2 दफा लिख देंगे, x+1 × x+1, ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ ज़रब देनी है। अगले स्टेप में क्या होगा कि जो जैसे ज़रब होती है, मल्टीप्लाई होती है, ये वाला x पकड़ेंगे, इस x को इस वाले x के पास लेके जाएंगे, इस वाले x को 1 के पास लेके जाएंगे, ठीक है। अब यानी ये वाला जो x है वो इस x+1 से मल्टीप्लाई होगा। ये देखें, ये वाला पहला स्टेप, ठीक है, ये सिंगल x लिखा यहाँ पे, और साथ ही जो आगे वाला x+1 है वो यहाँ पे उसके साथ लिख दिया। अब इसी तरह ये जो 1 है, इस 1 को आगे लिखेंगे और उस 1 के साथ भी तो सारी चीजें ज़रब होनी है, तो वो उसके साथ लिख देंगे। तो x के साथ x+1, 1 के साथ x+1, वो हमने ये सारा जो है वो लिख दिया। 7 वैसे का वैसे ही साथ आता जाएगा। अगेन साथ प्रॉपर्टीज हमें साथ साथ लिखनी है। अब मल्टीप्लाई करवा लेना है, क्योंकि अब x जाएगा अंदर x के पास, तो देखें x के साथ x आ गया, x ने जाना है 1 के पास, x के साथ 1 आ गया, 1 ने जाना है x के पास, वो ये आ गया, 1 ने 1 के पास जाना है, वो ये आ गया, आगे 7। अब यहाँ पे x और x का मिला के x² बनाए, प्लस आगे x × 1 है, अगेन इसको कम्यूटेटिव लॉ लगा के 1 को शुरू में करें, क्योंकि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ असल में बराबर नहीं है ना, उसका 1 पीछे है, उसका 1 आगे है, ठीक है, तो इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 इसका शुरू में कर लिया, x आगे ले गए, ये देखें ये चीज़ बन गई। और ये जो 1 + x है उसको तो वैसे ही रखें, वैसे का वैसे ही, ठीक है। और ये जो लास्ट में 1 + 7 है उसको साथ अलग लिख देते हैं, ठीक है। अब ये दो के सेम हो गए हैं, तो इनमें से x कॉमन ले लें, दोनों में से x कॉमन लिया, 1 और 1 जो है उसके ऐड हो रहे होंगे, 1 और 1 ऐड होके 2 हो जाएंगे, इधर से 1 और 7 भी ऐड होके 8 हो गए हैं। तो इस तरह से करके हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये इसके साथ देखें ना, वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, जैसे जब हमने चेंज किया तो वो जो पहले चैप्टर के जो लॉज हैं, थ्योरीज हैं, वो साथ लग रही हैं। 10 वाले को भी देख लें उसने कैसे किया है। 10 वाले में हमारे पास 45x है प्लस 15 ओवर 15 है, तो डेफिनेटली अगर आप ऊपर से 15 कॉमन ले लें तो नीचे वाले 15 से कट के तो ये ऑटोमेटिक ये चीज बन जाती है। लेकिन देखें हम क्या कर रहे हैं, तो पहला काम हम यही कर रहे हैं कि जो ओवर में 15 है उसको आप अलहदा कर दें, 1/15 इंटू दिस वन, तो ज़ाहिर है वो उसके साथ वही कंडीशन के जी हम इनको अलहदा कर सकते हैं। अब जब 1/15 किया है तो अंदर देखें 45x है, तो 45 को हम 15 इंटू 3x कर देते हैं, ज़ाहिर कर सकते हैं। और ये जो 15 है इसको 15 इंटू 1 करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ताकि दोनों में से 15 आ जाए। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है, मल्टीप्लिकेटिव जो काम है वो हम इसमें कर सकते हैं, वो हमने किया। अब 15 जो है ये अंदर वाला वो कॉमन निकाल के बाहर ले आएंगे, ठीक है, वो बाहर ले आए। अब जब बाहर आएगा तो ये 1/15 के साथ इस 15 को हमने इकट्ठा कर देना, तो ये इकट्ठा कर दिया। 3x + 1 जो है वो वैसे ही रह गया उसके साथ, ये 15 कटेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर साथ 3x आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर सारी चीज़ वही रहती है। मल्टीप्लिकेटिव लॉ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इस तरह से करके उसके साथ लिखते हैं। अब जब एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें भी अगेन ज़रा जब प्रूफ आएंगे तो तफसीलन साथ साथ बताऊंगा, साथ उसकी चीज़ें लिख के, और साथ MCQs भी हैं क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है, इसमें MCQs भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं। तो चले यहाँ तक अब जितनी समझ आ गई थ्योरी की, इंशाल्लाह उस थ्योरी को हम अप्लाई करते हैं और एक्सरसाइज हल करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।